बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो एक्टिविटी आज का हमारा टॉपिक है। और 1896 में हेनरी बेकरेल एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को जो है वो डिस्कवर किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है ताबकारी शुआओं का निकलना। तो ऐसे एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर 20 तक हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 20 तक ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जिनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो स्टेबल हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर 20 तक ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 20 के अंदर जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वो भी अनस्टेबल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में ये ट्रिटियम इसका एक आइसोटोप है। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद जस्ट 1 है और इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी तादाद जो है वो 2 है। 3 में से 1 चला जाएगा तो न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो हमने फाइंड की थी n = a-c। तो ऐसे एलिमेंट्स जो है, अब a-3-1 करें तो 2 न्यूट्रॉन है इसमें, तो ये अनस्टेबल है। और इसी तरह फिर ऐसे एलिमेंट्स जिस तरह आप जो है वो कार्बन को ले लें, कार्बन C6 और ये आइसोटोप इसका 12, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, ये स्टेबल है। लेकिन इसके बरक्स ये जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल है। और आप इसमें देखें प्रोटॉन्स की तादाद जस्ट 6 है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें 8 है। 14 में से 6 गए तो ये 8 आ जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 से पहले तक, जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है प्रोटॉन्स की तादाद के मुकाबले के अंदर, वो भी अनस्टेबल होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 82 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि 82 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो किसी में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं चाहे किसी में प्रोटॉन ज़्यादा हैं, उन सब के अंदर जो है वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं 82 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा। बाद बुक्स में 80 भी लिखा है, लेकिन आपकी बुक को हम फॉलो करेंगे, इसके मुताबिक 82 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेकरेल ने 1896 में डिस्कवर किया था। हुआ गया था कि हेनरी बेकरेल जो है वो उनसे पहले 1 साल पहले रोंटजिन ने एक्सरेज को 1895 में डिस्कवर किया। अब 1896 के अंदर 1896 में हेनरी बेकरेल जो है वो फास्फोरेसिन और फ्लोरेसेंट मटेरियल्स जो हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट को एक ब्लैक कलर के पेपर के अंदर लपेट के उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसिन जो मटेरियल है उन वो रख के थोड़ी देर के बाद वो चेक कर रहे थे कि क्या ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल या फास्फोरेसिन मटेरियल है वो फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज करते हैं, जिस तरह एक्स रेज फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है वो उसको जाके डार्क कर देते हैं। तो उन्होंने देखा कि इन दोनों मटेरियल्स ने जो है फोटोग्राफिक प्लेट को कोई भी बिल्कुल भी जो है वो डैमेज नहीं किया। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। ये ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर जब इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाके टकराती हैं तो ये जो है वो इमीडिएटली जो है विजिबल रेडिएशंस को एमिट करता है। तो ऐसे मटेरियल जो इनविजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके विजिबल रेडिएशंस को एमिट करते हैं उनको फ्लोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। जो फास्फोरेसिन मटेरियल हैं वो भी इस तरह ही हैं कि वो जब लाइट के अंदर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो लाइट अगर ख़त्म भी हो जाए तो कुछ देर तक जो है वो ग्लो करते रहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा ल्यूमिनस वॉचेस हम जो है वो बनाते हैं तो वो रोशनी के अंदर रोशनी के को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो थोड़ी देर तक बग़ैर रोशनी के यानी डार्कनेस के अंदर भी चमकती रहती हैं। खैर, अब इसमें
जो है फिर उन्होंने एक्सीडेंटली फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसिन मटेरियल की जगह पर जो है वो उन्होंने एक्सीडेंटली यूरेनियम का साल्ट जो है वो इसके ऊपर रखा, और थोड़ी देर बाद जब उसको देखा तो वो यूरेनियम में ने फोटोग्राफिक प्लेट को जो है वो डैमेज कर दिया था। तो इससे फिर रेडियो एक्टिविटी 1896 के अंदर जो है वो हादसाती तौर पे उन्होंने 1896 में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। बाद में इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी एक फैमिली है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। उन्होंने फर्दर रेडियम और प्लोनियम दो एलिमेंट्स हैं जिनको डिस्कवर किया मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी ने। तो हेनरी बेकरल और जो मैरी क्यूरी है इनको 1903 में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया, और मैरी क्यूरी वो पहली फ़ीमेल साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, बल्कि ये नोबेल प्राइज़ उनको 2 दफ़ा जो है वो नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। और उसके साथ साथ इन साइंटिस्ट की जो है वो जो डेथ है वो भी रेडिएशंस की वजह से हुई। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में शुरू के अंदर जो है वो उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, इसलिए बाद लोगों ने इसको इन एलिमेंट्स को जो है दवाइयों के अंदर इस्तेमाल करके, जिस तरह नीम हकीम हमारे यहाँ करते हैं, और दावे किया कि जिससे जो है वो हमारा बदन जो है वो सेहतमंद हो सकता है, ताकतवर हो सकता है और बीमारियों से जो है वो बच सकता है। लेकिन बाद में जब इसके मुज़र असरात का पता चला तो फिर ज़ाहिरी बात है कि हर किसी ने इससे बचने की जो है वो कोशिश की। अब हम यहाँ पर जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको देख रहे होंगे आप। इस एक्सपेरिमेंटल डायग्राम के अंदर जो है वो ये एक वैक्यूम चैम्बर है, और यहाँ पर लेड के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स है वो रखा हुआ है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से रेडिएशन निकल रही हैं, और ये रेडिएशन जो हैं यहाँ पर जाकर फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज कर रही हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई है। आपने देखा होगा कि कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो सीधी जाकर इस फोटोग्राफिक प्लेट को जो है वो डैमेज कर रही हैं। इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनको गैमा रेडिएशंस का नाम दिया गया। और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो पॉजिटिव प्लेट के तरफ जो है वो बेंड कर गई, जिनको बीटा रेडिएशंस का नाम दिया गया। और इनके पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करने की वजह से ये कहा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्लेट ने इनको अट्रैक्ट कर लिया और ये जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। उसके बाद कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो बेंड हो रही हैं, और वो जाकर नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होने के बाद इस तरफ जाकर फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज कर रही हैं। अब ये रेडिएशंस नज़र तो आती नहीं है, इनविजिबल होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि इस जो है होल के सामने फोटोग्राफिक प्लेट डैमेज हुई। फिर फोटोग्राफिक प्लेट का एक हिस्सा जो है वो इस तरफ जाकर डैमेज, इस साइड के ऊपर डैमेज हुआ, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशान जो है वो इस साइड के ऊपर जाकर बने। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की जाती तो फोटोग्राफिक प्लेट सिर्फ यहाँ पर सामने से डैमेज होती है, लेकिन जब ये प्लेट्स के ज़रिए से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इनविजिबल रेडिएशन यहाँ पर जाकर असरात छोड़ती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इधर से डैमेज करती हैं और इधर से, जिससे ये पता चलता है कि जो रेडिएशन सीधी जाकर फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज कर रही हैं वो गैमा रेडिएशन हैं। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और जो रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होकर फोटोग्राफिक प्लेट को जाकर डैमेज कर रही हैं, ये बीटा हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट ने इनको अट्रैक्ट कर लिया। और जो रेडिएशन जाकर नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई हैं वो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, नेगेटिव प्लेट ने इनको अट्रैक्ट कर दिया। और आप साथ में देख रहे होंगे कि ये बीटा पार्टिकल्स की बेंडिंग ज़्यादा दिखाई गई है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हल्के होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इनका पाथ बेंड हो गया, इनका मैस कम, इनका इनर्शिया कम, इसलिए इनके अंदर अपने मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बरकरार रखने की सलाहियत भी कम, तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए। अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं और इनके ऊपर जो है वो +2e चार्ज होता है, और चूँकि ये मैसिव हैं बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में, इसलिए मैसिव ज़्यादा होने की वजह से इनका इनर्शिया ज़्यादा है, और इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से इनका पाथ, उसके अंदर जो चेंज है वो कम आया है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर आगे जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखता है कि रेडियम और प्लोनियम जो है इनको जो है वो डिस्कवर किया था
मैरी क्यूरी और पायरी क्यूरी जो है ये एक फैमिली थी, इन्होंने जो है रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया। पोलोनियम के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसके साथ साथ ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं इसमें आपने ये बात जहन में रखनी है कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन जो हैं, अल्फ़ा सेपरेटली निकलेगी और बीटा ये भी न्यूक्लियस में से सेपरेटली निकलेंगी। अल्फ़ा और बीटा इकट्ठे न्यूक्लियस में से नहीं निकलते, और अल्फ़ा के साथ गैमा रेडिएशन भी निकल सकती हैं, बीटा पार्टिकल के साथ भी गैमा रेडिएशंस भी निकल सकती हैं। यानी अल्फ़ा और बीटा इकट्ठे नहीं निकलते किसी न्यूक्लियस में से, अल्फ़ा और गैमा भी निकल सकते हैं, बीटा और गैमा भी रेडिएशंस भी जो है वो न्यूक्लियस में से निकल सकते हैं। और ये न्यूक्लियर फिनोमेना जो है ये टोटली स्पॉन्टेनियस है, इसके ऊपर जो है वो केमिकल या जो फिजिकल चेंजेस हैं वो इसको मुतासर नहीं करती। ये यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी एट्सेट्रा। कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये टेम्परेचर, प्रेशर या डेंसिटी वगैरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है और स्पॉन्टेनियस है और अनकंट्रोलेबल है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि किसी न्यूक्लियस में से निकलने वाली रेडिएशंस को हम जो है वो स्लो कर दें, रेट ऑफ डिके को, या हम उसको फास्ट कर दें। ये टोटली स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद है। अच्छा, उसके साथ जो है ये हम साथ में ये पढ़ेंगे कि अल्फ़ा, बीटा और जो गैमा रेडिएशंस हैं इनके डिके करने की वजह से जो एलिमेंट है उसकी नेचर के अंदर क्या चेंज आता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को जब हम वैसे डिस्कस करते हैं तो हम सिंपली फ़र्ज़ करेंगे एक्स एक एलिमेंट है, लेफ़्ट साइड पे हम इसके एटॉमिक मास लिखते हैं। बास बुक्स में जो है ये राइट साइड पे यहाँ पर भी एटॉमिक मास को ए को इस साइड पे भी लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर जो है उसको हम लोअर साइड पे इधर यहाँ पर लिखते हैं। ये एटॉमिक नंबर है, इसको हम जी से मेंशन करते हैं। जब कोई न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है, अल्फ़ा को हम इस तरह लिखते हैं। अल्फ़ा को दो तरह से लिखा जाता है, एक तो हम हीलियम के न्यूक्लियस हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के चूँकि न्यूक्लियस हैं तो हम इसको He से हीलियम के सिंबल से भी मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 4 इनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इनका 2 होता है, यानी 2 इनमें प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके अल्फ़ा पार्टिकल बनाते हैं। इनको ऐसे भी लिखा जाता है और बाज़ बुक्स में इनको ऐसे भी लिखा जाता है, अल्फ़ा को सिंपल अल्फ़ा के सिंबल से लिखा जाता है। एटॉमिक मास इनका 4 और एटॉमिक नंबर इनका यानी ये 2 होता है। हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ये। और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स को हम या तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आमतौर पे तो हम ई से भी इनको लिखा जाता है, और बीटा पार्टिकल्स को जो है वो बीटा जो सिंबल है उससे भी मेंशन किया जाता है। चूँकि बीटा पार्टिकल एटॉमिक मास के अंदर इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती, इसलिए इनके ऊपर यहाँ पर हम ज़ीरो लिखते हैं और इधर भी हम यहाँ पर ज़ीरो लिखते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इनके बेस में -1 इनके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव E, तो हम यहाँ पर -1 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी -1 लिख सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स को E से और बीटा से दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है इसको डिस्कस करेंगे। गैमा रेडिएशंस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनका रेस्ट मास 0 होता है। बकिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस के अंदर फ़र्क ये है कि बाकी सारी रेडिएशन जो हैं वो एटॉमिक फिनोमेना है और ये जो गैमा रेडिएशंस हैं ये न्यूक्लियस से निकलती हैं, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। यही इस दफ़ा ये PMC का जो टेस्ट आया था एंटी टेस्ट, उसमें पूछा गया था कि गैमा रेडिएशंस का बकिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके साथ क्या डिफरेंस है। तो ओरिजिन का डिफरेंस है, बाकी रेडिएशंस एटम से पैदा होती हैं या चार्जेस के एक्सेलरेट या डिसेलरेट करने की वजह से पैदा होती हैं। गैमा रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियस से निकलती हैं, इनका ओरिजिन बकिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इस लिहाज से डिफरेंट है कि ये न्यूक्लियस से निकलती हैं। चार्ज इन पे 0 होता है, रेस्ट मास गैमा रेडिएशंस का गैमा रे फोटॉन्स का 0 होता है, चार्ज भी 0, रेस्ट मास भी 0। और गैमा रेडिएशंस बकिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली और सबसे कम वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशंस हैं। अच्छा, इसके साथ हम आज डिस्कस करेंगे जो है
न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, द फिनोमेना इन विच, ये डेफिनेशन लिखी नहीं हुई, आप लोग लिख लें, द फिनोमेना इन विच अ स्टेबल, द फिनोमेना इन विच अ केमिकल एलिमेंट, स्टेबल नहीं लिखेंगे, द फिनोमेना इन विच अ केमिकल एलिमेंट changes into another element due to radioactive decay or bombardment of high energy particles is called nuclear transmutation। वो फिनोमेना जिसमें एक केमिकल एलिमेंट चेंज हो जाता है दूसरे केमिकल एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को खारिज करने के बाद, या हाई एनर्जी पार्टिकल्स की जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है तो उसके ज़रिए से इसको जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, द चेंज ऑफ वन केमिकल एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट ड्यू टू द बम्बार्डमेंट, ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके और बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, द चेंज ऑफ वन केमिकल एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके और बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। किसी एक केमिकल एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र हो जाना रेडिएशंस खारिज करने के बाद, या किसी एक केमिकल एलिमेंट पे जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो वो अपनी नेचर चेंज कर लेता है, इसको हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। आज हम रेडियो एक्टिव डिके में 3 तरह के डिके जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक है अल्फा डिके, दूसरा है बीटा डिके और तीसरा है गैमा डिके। ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज रिमेन एप्लीकेबल। तो रेडियोएक्टिव डिके के दौरान चार्ज नंबर, मैस नंबर, मोमेंटम, मैस एनर्जी, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं, कंजर्व रहती हैं, महफूज रहती हैं जी। अल्फा डिके, अल्फा डिके में क्या होता है? अल्फा डिके में जब कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को डिके करता है तो उस न्यूक्लियस के एटॉमिक मैस के अंदर 4 की कमी आ जाती है और एटॉमिक नंबर के अंदर जो है वो 2 की कमी आ जाती है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये माइनस किया हुआ है, a माइनस यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और इधर a माइनस 2 लिखा हुआ है, तो z माइनस, सॉरी, एटॉमिक नंबर के अंदर 2 की और एटॉमिक मैस जो है उसके अंदर 4 की कमी आती है और एलिमेंट अपनी नेचर भी चेंज कर लेता है। X एक एलिमेंट था, इसका एटॉमिक मैस A था, इसका एटॉमिक नंबर Z था। जब इसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं इसलिए समटाइम हम इसको He से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और इधर 2 लिखा हुआ है। तो इस X एलिमेंट में से, इस न्यूक्लियस में से जब एक अल्फा पार्टिकल निकला तो उसके निकलने से इसके एटॉमिक मैस के अंदर 4 की कमी आई, a माइनस 4 हो गया और इसका एटॉमिक नंबर जो Z है इसके अंदर 2 की कमी आ गई। जो एलिमेंट रेडिएशन को, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस को एमिट करता है उस एलिमेंट को हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं और इस रेडिएशन के एमिट करने के बाद जो एलिमेंट बनता है, नया एलिमेंट जो बनता है, उस एलिमेंट को डॉटर एलिमेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बुक में एक एग्जांपल दिया है कि रेडियम अल्फा पार्टिकल को एमिट करके जो है वो रेडॉन बन जाता है। ये देखें यहाँ पर रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है और इसका एटॉमिक मैस 226 है। जब इसने एक अल्फा पार्टिकल को एमिट किया तो इसका एटॉमिक नंबर 88 से कम होकर 86 आ गया जो कि रेडॉन का होता है और इसका एटॉमिक मैस 226 से कम होकर 222 के ऊपर आ गया और ये पेरेंट एलिमेंट है और ये जो है ये एक डॉटर एलिमेंट है। इसी तरह यूरेनियम ये 238 जब एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है तो ये थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 92 है। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो इसका एटॉमिक नंबर 92 से कम होकर 90 रह गया और इसका एटॉमिक मैस 238 से कम होकर 234 रह गया क्योंकि इसमें 4 की कमी आई। ये 4 लिखा हुआ है, 4 इसमें से माइनस हो गया। उसके बाद जो है बीटा डिके को हम डिस्कस करेंगे। बीटा डिके जो है इस दौरान जो न्यूक्लियस है, हम आपकी बुक के लेवल पे ही बात करेंगे। जब एक न्यूक्लियस में से एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो उसके नतीजे में न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर एक
उसमें इजाफा हो जाता है और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, पिछले रिएक्शन के अंदर भी आप देखें, न्यूक्लियर रिएक्शन में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और चार्ज सेम रहता है। आप देखें यहाँ पर टोटल मास 238 था, यहाँ पर 234 है और ये भी 4 है। 234 और 4 ऐड करें तो 238 आ जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 92 था और यहाँ पर चार्ज नंबर देखें 90 + 2 तो 92 हो जाएगा। इसी तरह रेडियम में देख लें, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर 88 है और यहाँ पर 86 + 2 88 हो गया। और इधर इसका एटॉमिक मास जो है मास नंबर 226 है और इसका मास नंबर जो है 222 + 4 तो जमा होकर 226 हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास होल्ड करता है। अच्छा, बात कर रहे थे हम बीटा पार्टिकल की। तो बीटा पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस में से निकलते हैं तो उसमें से एक जो है बीटा पार्टिकल के रिलीज होने पर उसका एटॉमिक नंबर 1 उसमें इजाफा हो जाता है और एटॉमिक मास जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई सिग्नल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो, बाज़ दफ़ा बाज़ इलाकों पे जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग करने के बाद इंशाल्लाह ये अपलोड भी कर दूँगा, यहाँ पे शेयर कर दूँगा आपके ग्रुप में, तो उसमें आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बीटा पार्टिकल जो है, बीटा पार्टिकल्स का जो को एक्सप्लेन करना है वो थोड़ा सा यहाँ पर इस लिहाज से मुश्किल है कि एटॉमिक नंबर के अंदर क्यों इजाफा होता है एक का और एटॉमिक मास क्यों चेंज नहीं होता। तो फ़र्ज़ करें एक न्यूक्लियस है, हम इसको बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये इस न्यूक्लियस के अंदर ये ब्राउन कलर के जो है ये प्रोटॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स हैं और हम जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम जो है वो ये पिंक कलर से शो कर देते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। वैसे तो रेडियो एक्टिव हम ऐसे एलिमेंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कुदरती तौर पे अनस्टेबल हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए ये एक एग्जांपल लिया है। तो इसमें चले हम ऐसे कह लेते हैं कि इसमें अब इसका एटॉमिक जो मास है वो इसका एटॉमिक मास इस न्यूक्लियस का 5 है। कैसे 5 है? ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन और ये क्या है, ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, ये सारे प्रोटॉन हैं। अच्छा, अब एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो इसमें कितने हैं, इसमें आप देख सकते हैं गिने तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसलिए इसका एटॉमिक जो मास है वो 5 आ गया हमारे पास। इसका एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से मेंशन करते हैं वो जस्ट 2 है। ये फर्जी मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे एटॉमिक नंबर 2 के साथ हीलियम का कोई आइसोटोप इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखें, अब होता क्या है, बीटा पार्टिकल की एमिशन पर जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखता है कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो बीटा पार्टिकल के एमिट होने पर एक न्यूट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। जब यहाँ पर एक बीटा पार्टिकल इधर से रिलीज होता है इस तरफ, तो बीटा पार्टिकल के रिलीज होने पर क्या होता है, ये एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वो प्रोटॉन के अंदर। तो ये न्यूट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद अब ये शिफ्ट हो चुका है प्रोटॉन में। ये बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन जो है बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद खुद प्रोटॉन बन गया। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, शायद मैंने बोलने में जो है वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बीटा पार्टिकल कैसे रिलीज होता है, जब एक न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल को यानी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के बाद खुद प्रोटॉन बन जाता है। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर
आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद 3 होगी, यानी प्रोटॉन 1 बढ़ गया। एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं अब इस नए केस के अंदर 1 बढ़ गया। आप इसको लिख सकते हैं 2 + 1 और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। एटॉमिक मैस अब काउंट करें। एटॉमिक मैस में कोई चेंज नहीं आ रहा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एटॉमिक मैस ये 5 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आसान हो जाए जी। तो इसमें यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो है एक बीटा पार्टिकल को एमिट करके खुद प्रोटॉन बन गया। तो आप इसका एटॉमिक मैस देखें, 1 प्रोटॉन, 2, 3, 4 और 5। तो एटॉमिक मैस फिर 5 रहा, यानी एक बीटा पार्टिकल के एमिट करने से एटॉमिक मैस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ कर जाता है। इसको हमने यहाँ पर शो किया। यहाँ पर ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर 1 इसलिए लिखा ये एटॉमिक मैस में 1 काउंट होता है, और इसके बेस में 0 इसलिए लिखा कि न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर के अंदर बिल्कुल काउंट नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब एक न्यूट्रॉन जो है बीटा पार्टिकल को यानी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है और उसके साथ खुद प्रोटॉन बन रहा है। प्रोटॉन को H से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि प्रोटियम जो है उसका न्यूक्लियस जो है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसको हम एटॉमिक मैस में भी 1 और एटॉमिक नंबर में भी 1 काउंट करते हैं। तो प्रोटॉन को समटाइम P से भी मेंशन करते हैं और समटाइम H से। आपकी बुक में जो पैटर्न अडॉप्ट किया गया है वो H है। तो यहाँ पर हमने इसको ऊपर 1 क्यों लिखा, क्योंकि एक प्रोटॉन एटॉमिक मैस में 1 काउंट होता है। यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा, एक प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के अंदर भी 1 काउंट होता है या चार्ज नंबर के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 इसलिए लिखा, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मैस के अंदर कोई काउंट नहीं होता, 0 काउंटिंग है। यहाँ पर -1 इसलिए लिखा है, इस पे चार्ज -1 होता है। -1 यानी जितना प्रोटॉन पे +1 चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पे -1। अब इन दोनों को जमा करें, 1 + 0 1, तो यहाँ पर भी 1 है। 1 - 1 0, तो यहाँ पर भी 0 है। तो दोनों साइड्स पे मैस और चार्ज जो है वो कंजर्व है। अब इसकी एग्जांपल्स में आपकी टेक्स्ट बुक में वो मेंशन करता है कि फ़र्ज़ करें ये एक थोरियम एक जो है वो एलिमेंट है और ये एक बीटा पार्टिकल को एमिट करके इसका एटॉमिक नंबर 90 से बढ़ के 91 हो गया, प्रोटेक्टिनियम बन जाता है। थोरियम जो है ये पेरेंट एलिमेंट है और जो प्रोटेक्टिनियम है वो डॉटर एलिमेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक में जो आइसोटोप जिसकी एग्जांपल दी है उसमें 232 नहीं है, 234 है, तो इधर भी 234 है बुक टेक्स्ट बुक ने जो एग्जांपल दी है। तो आप भी उसी आइसोटोप को जो है उसी एग्जांपल को कोट करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके साथ जो है गैमा रेडिएशंस कैसे एमिट होती हैं, तो गैमा रेडिएशंस के बारे में वो कहता है कि गैमा रेडिएशंस बिल्कुल इसी तरह एमिट होती हैं जिस तरह समटाइम आपने देखा होगा कि एक एटम जो है वो एक्साइटेड होकर हायर स्टेट पे चला जाता है। इसी तरह समटाइम न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है और अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए वो गैमा रेडिएशंस को एमिट करता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो उस अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम उसके ऊपर स्टार लगाकर यहाँ पर ऐसे शो करते हैं। ये X एक न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक मैस A है, एटॉमिक नंबर Z है और ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है और जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये गैमा रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। गैमा रेडिएशंस की एमिशन की वजह से इस जो है वो न्यूक्लियस के एटॉमिक मैस के अंदर भी और एटॉमिक नंबर के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो है वो ग्राउंड स्टेट में आने वाला न्यूक्लियस और ये एक्साइटेड स्टेट में जो है वो न्यूक्लियस। यहाँ पर निकल की एग्जांपल दी है, निकल का एटॉमिक नंबर 98 और एटॉमिक मैस 60 है और वो गैमा रेडिएशंस को एमिट करने के बाद जो है वो अब देखें यहाँ पर जो है वो एक्साइटेड स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पर जो है वो ग्राउंड स्टेट शो कर रहा है कि वो स्टेबल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसको देख लेंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।